हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी और देवरानी की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज राधिका की शादी रवि के साथ हो गई। राधिका जब शादी करके ससुराल गई तो उसने अपने व्यवहार से अपने सास ससुर, जेठ जेठानी और देवर ननंद का दिल जीत लिया। वैसे तो राधिका के सास ससुर गांव में ही रहते थे और राधिका की शादी के कुछ दिन बाद वह फिर गांव में रहने के लिए चले गए। राधिका के देवर ननंद पढ़ाई कर रहे थे और जेठ जेठानी और उसका पति रवि एक बहुत अच्छी नौकरी करते थे। राधिका घर के हर काम में परफेक्ट थी। देवर और ननंद के मुंह पर तो सिर्फ छोटी भाभी का ही नाम रहता था। राधिका की अपनी जेठानी से बहुत अच्छी बनती थी और शादी के बाद अब तो राधिका ही अपनी जेठानी के दोनों बच्चों का ख्याल रखती थी। बड़ी बेटी सुभी और छोटा बेटा निखिल। सुभी और निखिल को भी अपनी चाची बहुत पसंद थी। आखिर राधिका उन्हें माँ की तरह ही तो प्यार करती थी। राधिका की जेठानी राधिका से बहुत खुश थी कि राधिका और बच्चे आपस में घुल मिल गए हैं। एक दिन राधिका की जेठानी राधिका से कहती, पहले मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता रहती थी। उन्हें घर पर छोड़कर नौकरी पर जाने का मन नहीं होता था, लेकिन अब तुम्हारे आने से मुझे अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है। उन्हें चाची के रूप में एक प्यार करने वाली माँ और एक दोस्त भी मिल गई। अब मैं निष्फिक्र होकर नौकरी पर जा सकती हूँ, क्योंकि तुम हो ना मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए। राधिका ने कहा, दीदी आप चिंता मत कीजिए, मुझे बच्चे बहुत पसंद थे और मैं इनका पूरा ख्याल रखूँगी। राधिका बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती और स्कूल से लेकर भी आती। राधिका पढ़ी लिखी थी, इसलिए वह बच्चों को स्कूल का होमवर्क भी कराते। इस तरह समय निकलता गया और बच्चों के फाइनल एग्जाम हुए, जिसमें बच्चे पहले से ज़्यादा अच्छे मार्क्स से पास हुए, जिसका श्रेय राधिका को दिया। आखिर राधिका ने बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाया कि वह इतने अच्छे मार्क्स से पास हुए। एक दिन राधिका की जेठानी की दोस्त घर पर आती और घर का माहौल देखकर कहती, लगता है इस घर में अब तेरी कोई वैल्यू नहीं, जिसे देखो वही सिर्फ राधिका को ही बुलाता है। तेरे बच्चे भी अब तेरे नहीं रहे, वही भी चाची माँ करते हुए राधिका के आगे पीछे घूमते रहते। तूने तो अपनी किस्मत अपने हाथों से बदल ली और तू अपनी देवरानी को घर की जिम्मेदारियां दे रही है। तेरे देवर ननंद, जिनके मुंह पर हमेशा बड़ी भाभी का नाम होता था, अब वही छोटी भाभी के गुणगान करते हैं। तभी राधिका की ननंद आकर अपनी बड़ी भाभी से कहती, भाभी आपने कहीं छोटी भाभी को देखा है? राधिका की जेठानी, क्यों, क्या हुआ? भाई मुझे पार्टी में जाना है और छोटी भाभी से हेयर स्टाइल बनवानी है। राधिका की जेठानी, लाओ मैं बना देती हूँ। राधिका की ननंद, रहने दीजिए भाभी, आप अपनी दोस्त के साथ बात कीजिए, मैं छोटी भाभी को ढूंढ लूँगी, वही बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बनाती हैं। राधिका की जेठानी की दोस्त कहती है, कहा था ना सुधा कि अब तेरी इस घर में कोई वैल्यू नहीं रही, वरना हमेशा तेरी ननंद तुझे याद करती थी और अब वही अपनी छोटी भाभी को याद करती है। अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है और तू अपनी वैल्यू खुद गिरा रही है। राधिका की जेठानी सुधा की दोस्त विनीता कहती, अब तू अपनी देवरानी को उसकी औकात क्यों नहीं बता देती? वह तेरे बच्चों की चाची माँ बनने की कोशिश ना करे, उससे क्यों नहीं कह देती? वरना कहीं यह ना हो कि इस घर के लोग तुझे भूल जाएं, यहाँ तक कि तेरे बच्चे भी तुझे भूल जाएं और राधिका को चाची माँ से माँ कहने रखें। विनीता सुधा को अच्छे से राधिका के खिलाफ भड़का कर वहाँ से चली जाती। जब विनीता सुधा को राधिका के खिलाफ भड़का रही थी तो राधिका विनीता और सुधा की सारी बातें सुन रही थी और अपनी जेठानी सुधा से कहती, दीदी मैं आपकी जगह लेना नहीं चाहती, आप मेरे बारे में कुछ भी गलत मत सोचिए। राधिका की जेठानी सुधा कहती, अब सोचने को बचा ही क्या है? तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं? इतने दिनों से मैं तुम्हें देख रही हूँ, 10 साल हो गए मेरी शादी को और 10 साल से मैंने इस घर के हर एक रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाया है। मेरे देवर ननंद हमेशा मेरी ही तारीफ करते थे, अब वह तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। मैंने अपने सास ससुर को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, हमारी आज तक लड़ाई नहीं हुई और तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता? राधिका दीदी मैं तो बस, सुधा कहती, क्या मैं तो बस? राधिका ने अपनी जेठानी का ये रूप पहली बार देखा था और वही सुधा की बातें सुनकर अपना सिर झुका देती। उसे ऐसा लगता है शायद
उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे लगने लगा शायद अनजाने में उसने अपनी जेठानी का दिल दुखा दिया। सुता, आप सफाई क्यों दे रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ? कोई मुझसे कुछ भी कहेगा और मैं उसकी बातों में आ जाऊंगी। फिर विनीता जैसी औरतें हर गली हर मोहल्ले में होती हैं। उनका तो काम ही होता है घर पर जाकर लड़ाई कराना। लेकिन मैं इन जैसी औरतों की बातों में आने वाली नहीं हूँ। अब हंस भी दीजिए देवरानी जी, मैं आपसे कभी नाराज नहीं थी। हंसते हुए कहती, आज पहली बार किसी ने मुझे अपने परिवार के खिलाफ नहीं भड़काया। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो भी मुझसे लोग कहते थे कि तुम्हारे छोटे छोटे देवर और ननद थे, तुम उन सब की जिम्मेदारी कैसे उठा पाओगी? उस घर में तुम्हारी शादी होगी तो तुम सिर्फ नौकरानी बनकर रह जाओगी, तुम्हारी कोई आज़ादी नहीं होगी। तब भी मैंने ऐसे लोगों की बातों को नज़रअंदाज किया था। विनीता और इन जैसे व्यक्तियों को कोई काम नहीं होता। इनका तो काम ही एक है, दूसरों के घरों में लड़ाई झगड़ा कराना। और इन जैसे लोगों की बातों में आकर मैं अपने घर की शांति को अशांति में नहीं बदलने वाली। मैं नहीं जानती क्या तुम मेरे बच्चों का कितना ख्याल रखती हो? क्या मैं इनके कहने पर तुमसे लड़ाई झगड़ा करूँगी? तुम भी मेरी यह बात हमेशा याद रखना। हमेशा निर्णय स्वयं लेना, किसी की बातों में आकर कभी मत लेना, समझ गई? राधिका, दीदी मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गई, लेकिन दीदी जब विनीता आपको मेरे खिलाफ भड़का रही थी तो आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? राधिका की जेठानी, क्या फ़ायदा था कुछ कहने का? वह कौन सा सुधरने वाली थी? उनसे बात करना मतलब अपना दिमाग ख़राब करना। मैं जितना उसे समझाती वह मुझे उतना ही तेरे खिलाफ भड़काती, और यदि मैं उसे समझाने रखती तो वह अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाती। वह मुझे तुम्हारे खिलाफ ज़रूर भड़का देती। इसलिए इन जैसे लोगों से जितना दूर रहो और जितनी कम बात करो उतना ही अच्छा। यदि अपना जीवन सुखी चाहती हो तो इन लोगों से दूरी बनाकर रखना। राधिका कहती, दीदी मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जितनी समझदार जेठानी मिली, वरना कोई और तो अभी तक विनीता की बातों में आकर घर का बंटवारा कर देती और मुझे बच्चों के आसपास भी नहीं भटकने देती। वैसे राधिका की जेठानी थी तो होशियार, लेकिन क्या विनीता फिर कोशिश नहीं करेगी सुता को उसकी देवरानी के खिलाफ भड़काने की? और क्या इस बार भी सुता अपनी होशियारी से ही काम लेगी या अपनी देवरानी से लड़ाई कर लेगी? चलिए देखते हैं। राधिका और सुता जब आपस में बातें कर रही थी तभी सुता के बेटे निखिल के रोने की आवाज़ आती, जिसे सुनकर दोनों भागी चली जाती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? निखिल, मेरे सारे दोस्त गर्मियों की छुट्टी में मामा के घर जाते हैं, लेकिन मैं आज तक कभी भी अपने मामा के घर नहीं गया। सभी मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। ये सुनकर सुता का चेहरा उतर जाता है। तभी राधिका कहती, इस बार आप दोनों अपने मामा के घर जरूर जाएंगे। सुता हैरानी से राधिका की तरफ देखती है, क्योंकि सुता के मायके में कोई नहीं था। सुता की शादी के बाद उसके माता पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती और वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। फिर वह अपने मायके कैसे जा सकती थी? अब तो उसके मायके में कोई रहा ही नहीं। निखिल, सच में चाची? राधिका, सच में इस बार आप दोनों अपने मामा के घर पर जाएंगे। सुता राधिका से, बच्चों से झूठ क्यों बोल रही हो? राधिका, दीदी मैं बच्चों से झूठ कहाँ बोल रही हूँ, मेरा मायका है ना, और मेरा मायका भी तो इनके मामा का घर है, तो बच्चे इस बार अपने मामा के घर जरूर जाएंगे। यही सुनकर सुबह निखिल दोनों खुशी से उछल पड़ते और कहते, हम मामा के घर पर जाएंगे। अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर सुता भी आज बहुत खुश थी, क्योंकि हर बार सुता को कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता था कि वह मामा के घर नहीं जा सकते। दूसरे दिन राधिका के भैया आते और वह राधिका और सुता के दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाते। राधिका तो चाहती थी कि सुता भी उनके साथ चले, लेकिन सुता के ऑफिस में कुछ काम था, इसलिए वह उनके साथ नहीं जा सकी। राधिका दोनों बच्चों को अपने साथ मायके तो लेकर आ जाती, लेकिन राधिका की माँ कहती, तुम्हें किसी और के बच्चों को अपने साथ लेकर नहीं आना चाहिए था। राधिका, माँ किसी और के बच्चे नहीं, मेरी जेठानी के बच्चे हैं और उनका मन था मामा के घर पर आने का, इसलिए मैं उन्हें कुछ दिन के लिए लेकर आ गई। यदि आपको बुरा लगा हो तो मैं अपने बच्चों के साथ जा सकती हूँ। राधिका की माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने बच्चों की बात अलग होती है। किसी और के बच्चों के लिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यदि उन्हें थोड़ी सी भी आँच आई तो तुम्हारी जेठानी को लगेगा कि तुमने उनका ख्याल बिल्कुल अच्छे से नहीं रखा। राधिका, मेरी जेठानी ऐसी नहीं है माँ।
राधिका की माँ, अभी तेरी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि तू अपनी जेठानी की तारीफ कर रही है। यदि तेरी जेठानी नहीं सोचेगी तो बाहर के रुख सोचने पर मजबूर कर देंगे। जब राधिका और उसकी माँ आपस में बातें कर रहे थे तभी निखिल के चिल्लाने की आवाज़ आती और वही आकर जब देखती तो निखिल सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। राधिका भागती हुई निखिल के पास जाती तो वह देखती कि निखिल बेहोश है और उसके सिर से खून निकल रहा है। राधिका निखिल को हॉस्पिटल लेकर जाती। डॉक्टर कहते हैं सिर से खून निकलने की वजह से निखिल बेहोश हो गया है, कुछ ही देर में होश में आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। राधिका की माँ, चिंता कैसे ना करें, अब कुछ ही देर में तेरी जेठानी आएगी तो देना उसे सफाई। राधिका बहुत घबराई हुई थी, उसे निखिल की बहुत चिंता हो रही थी और साथ में डर भी रख रहा था कि उसके ससुराल वाले उसे क्या कहेंगे। जब राधिका की जेठानी को पता चलता कि उसका बेटा सीढ़ियों से गिर गया है, उस समय वह ऑफिस में थी और वह जल्दी से घर के लिए निकलती तो विनीता कहती, क्या हुआ सुधा, कोई परेशानी है क्या? सुधा, हाँ, वो मेरा बच्चा सीढ़ियों से गिर गया है और वह अभी बेहोश है। विनीता, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि अपनी देवरानी को अपने बच्चे की जिम्मेदारी मत सौंपा कर। वह खुद तो माँ बनी नहीं तो वह क्या जाने बच्चे की केयर करना, और ऐसे कैसे तेरा बेटा सीढ़ियों से गिर सकता है, उसकी ही लापरवाही रही होगी। इस सब में मैं तो तुझे पहले से ही समझा रही थी कि देवरानी को इतना सिर पर मत चढ़ा, लेकिन तू मेरी सुनती ही कहाँ है। अब देख लिया नतीजा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तेरे बच्चे को सही कर दें और उसे कुछ भी ना हो, वरना तेरी देवरानी ने तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं। सुधा, हाँ, तुम भगवान से प्रार्थना करना, मुझे जाना होगा, कहकर वहां से चली जाती। कुछ ही देर में राधिका के पति और जेठ जेठानी हॉस्पिटल पहुंचते। जब राधिका की जेठानी अपने बेटे को इस तरह बेहोश देखती तो वह राधिका से कहती, यदि तुमसे बच्चों का ख्याल नहीं रखा जा रहा था तो अपने साथ मायके लाने की क्या जरूरत थी? बच्चों को साथ ले आई तो उनकी देखभाल भी तो तुम्हें करनी थी। ऐसे कैसे निखिल सीढ़ियों से गिर गया? मैं ही मूर्ख थी जो तुम्हें अपने बच्चों को तुम्हारे साथ भेज दिया। विनीता सही कह रही थी कि तुमने कौन सा अपनी कोख से निखिल को जन्म दिया है तो तुम उसकी केयर करोगी। तुम कौन सी निखिल की माँ हो? तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आज मेरा बेटा हॉस्पिटल में है। यदि मेरे बेटे को कुछ भी हुआ राधिका तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। इस बार विनीता अपनी चाल में कामयाब हो गई थी। आखिरकार उसने राधिका और उसकी जेठानी में लड़ाई करा ही दी। कुछ ही देर में निखिल को होश आ जाता। राधिका की जेठानी अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से चली जाती। रवि राधिका को अपने साथ ले जाता। राधिका और उसकी जेठानी में अब आपस में बातें नहीं होती थी। राधिका की जेठानी राधिका के पास बच्चों को नहीं भेजती थी। राधिका को भी इस बात का दुख था कि निखिल सीढ़ियों से गिर गया, लेकिन इस सब में राधिका की कोई भी गलती नहीं थी। यह बात रवि भी बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन अब सब राधिका को ही दोष दे रहे थे, जिससे राधिका दुखी रहने लगी। रवि समझ गया था यदि अब इस घर में और ज़्यादा दिन रहेंगे तो राधिका कभी भी खुश नहीं रह पाएगी, इसलिए वह एक दूसरा नया घर ले लेता और राधिका को अपने साथ उस घर में रहने के लिए ले जाने वाला ही था कि तभी सुबी कहती, चाची आप मत जाइए, लेकिन राधिका सुबी को समझा देती कि मुझे जाना ही होगा। तब सुबी अपनी माँ से कहती कि माँ आप चाची को रोक लीजिए, निखिल मेरी वजह से सीढ़ियों से गिर गया था, इसमें चाची की कोई गलती नहीं थी। मेरी और निखिल की लड़ाई हो गई थी और मेरी गलती की वजह से निखिल सीढ़ियों से गिर गया। आप मुझ पर गुस्सा होंगी इसलिए मैंने आपसे सच नहीं कहा था। राधिका की जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता और वह राधिका से माफ़ी मांगती। राधिका कहती, कुछ दिन पहले आप ही कह रही थी कि हमें किसी की बातों में आकर रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए, फिर आप विनीता की बातों में आकर मुझ पर शक क्यों कर बैठी? राधिका की जेठानी में घबरा गई थी। सच में मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। राधिका, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं थी। राधिका ने कह तो दिया था कि वह अपनी जेठानी से नाराज़ नहीं थी, लेकिन अब उनके रिश्ते में पहले की तरह प्रेम नहीं था। अधिकतर घरों में लड़ाइयाँ सिर्फ दूसरों के भड़काने की वजह से ही होती हैं। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।